ठीक है। जब आर्टरी का लेवल डैमेज होता है तो डैमेज के लेवल पर उस डेवल जब डैमेज होता है तो आर्टरी धीरे धीरे क्या करती है, सूखने लगती है, और सूखेगी तो नर्व भी सूख जाएगी। ठीक है, उसको होगा ड्राइनेस होना। ये नहीं कि वहां पर आपको क्या करना है, मैंने जैसे हमेशा बताता हूं कि एक फंक्शन काम करता है, एक स्ट्रक्चर काम करता है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ब्लड का फंक्शन गड़बड़ हुआ, ब्लड गाढ़ा हुआ, और गाढ़ा हुआ तो जहां पर जो फ्लो होगा, फ्लो क्या होगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है ना। अब जो स्लो हो जाएगा, गाढ़ा होगा, तो वो वहां की इलास्टिसिटी को बार बार प्रेशर अप करेगा, और जब इलास्टिसिटी बार बार प्रेशर अप करेगा तो वो इलास्टिसिटी कितने दिन से वेबिनार कर रहे हैं, रिड्यूस हो आपको पता जाएगी, नहीं है कैसे तो करना है? वहां पर वो आर्टरी सूखने लग जाएगी, और जब आर्टरी सूख जाएगी तो वहां पर मतलब क्या नहीं ले रहा है, वो सूख जाएगी, और उस कंडीशन में नर्व भी वहां पर डैमेज हो जाएगी। इसीलिए पासवर्ड एक दो लेवल तीन पर चार भी जब पाँच आपकी आपने पैसा भरा है 1200 हम रुपया। 3 तरह से कवर कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको। हाँ, अब नहीं होगा वो प्रकाश सर म्यूट हो जाइए भरा प्लीज। नहीं है और पासवर्ड मांग रहे हैं मेरे पास। क्या भेजा नहीं हो आपने रहा 1 है, साल जुड़ने के लिए बोला है। पासवर्ड बदल दिया। आप डायबिटीज के क्लास के 1200 भरे होंगे तो आप ज्वाइन हो पाओगे, या 1200 भरो, ऐसे आप क्या समझाते हो मुझे? हेलो अरे वो 20 मई को क्लास पूरा हो गया, आपको लिखा जाए हर बार लिखते कि 20 मई को पूरा हो जाएगा, 20 मई को पूरा हो जाएगा। 24 मई को डायबिटीज का शुरू होगा, जिसका 1200 रुपया भरना है। अगर आपने भरा होगा तो आपको पासवर्ड मिलेगा, नहीं तो कहाँ से मिलेगा? सर जी प्रकाश सर प्लीज म्यूट हो जाइए। हाँ तो रहने दो, नहीं भरा है तो आपकी मर्जी। और भरना है तो 1200 भर के पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। इनको तो ये मालूम नहीं सर, 1 साल जुड़ना है तो उसका अरे क्या दूसरे दिन आपको ऑडियो वीडियो मिल जाएगा, हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? वेबिनार पूरा होगा, वेबिनार पूरा हो जाएगा, इसके बाद भी हम आपको ऐड कर सकें, चिंता क्यों? प्रकाश सर म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके सर, ओके सर। अरे यार मैं काम कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गई बात मेरी? प्रकाश सर, सर 1 साल जुड़े रहने का मतलब क्या है सर? पैसे नहीं दिए तो भी वीडियो मिल रहा है ना सब लोगों को? हेलो सर, मुझे कोर्स ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं या? प्रकाश सर प्लीज म्यूट कर लीजिए। सर मेरी आवाज आ रही है सर? म्यूट किया है मैंने, म्यूट किया है। जी बोलिए सर। बड़ी दीदी, हेलो। अरे यार, ये लोग बात करते रहेंगे तो कैसे बात सर? बड़ी दीदी, अरे बड़ी दीदी, छोटी दीदी, आप जरा म्यूट कर दो बड़ी दीदी, मोबाइल। यार म्यूट कीजिए यार, अपने आप म्यूट हो जाइए ना थोड़ी देर के लिए। सर कुछ बता रहे हैं, प्लीज सारे म्यूट हो जाइए। ऑल म्यूट कर दीजिए। ये अलका सिंह मैम, मैं रिमूव कर दूंगा आपको ग्रुप से, आप म्यूट हो जाइए फटाफट। सर 1 साल जुड़ना है तो कोर्स की बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं सर? मुझे समझ में नहीं आ रहा। कौन से सर? सर मैं ये बता रहा था कि मैं पढ़ा हूँ पर मुझे उतना ज्ञान नहीं है एज के ऊपर। हाँ। तो आपने बताया 1 साल आपके साथ जुड़े रहे हैं, जी तो मतलब मुझे कुछ कोर्स करना है आपके साथ या सर, मेरा ट्रेनिंग कोर्स जो चल रहा है, जिसमें बेसिक कोर्स कंप्लीट हो गया 3 महीने का 20 तारीख को। अभी नेक्स्ट एक या 7 जून से हमारा सेकंड बैच चालू हो रहा है। सेकंड स्टार्टिंग हम लोगों का प्रैक्टिस सिखाने का, हमारी बॉडी के ऊपर आप कैसे अप्रोच करोगे, उसमें ज्वाइन कर सकते हो। पूरा 1 साल का कोर्स है, उसमें पूरी बॉडी का फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल बैकग्राउंड पे आपको इलेक्ट्रोमेपैथ मेडिसिन चलाना सिखाया जाएगा। नमस्ते सर। नमस्ते। कि 1 साल की कितनी ये रखती है सर? सॉरी इफ यू डोंट माइंड। 1 साल की कोर्स की फीस कितना लगती है सर? टोटल 7,000 रुपीज। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। जी 1 साल तक पढ़ाएंगे। सर एक फीडबैक था। जी शिल्पा मैम बोलिए। सर मुझे सर्वेंस करते हैं सर। नमस्ते सर। ठीक है दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। सर कुछ लोगों को म्यूट होने के लिए बोले ना आवाज। दोस्तों मोस्ट वेलकम। मैं एक डायबिटिक एजुकेटर भी हूं दोस्तों। मैंने एक स्पेशल डिप्लोमा किया है डॉक्टर मोहन्स के अंतर्गत। दोस्तों डॉक्टर मोहन्स एक बहुत बड़े डायबिटिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, और उसके अंडर में मैंने डॉक्टर संदीप जुल्का इंदौर एमडी CHL अपोलो हॉस्पिटल, उनके अंतर्गत दोस्तों, उनके सानिध्य में मैंने उनके आशीर्वाद से डायबिटिक एजुकेटर का डिप्लोमा आफ्टर BHMS MD किया है दोस्तों।
और मेरा एक ही मकसद होता है डायबिटीज के लेवल में लोगों को गाइड करना। और ये तो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ फैमिली की बात है दोस्तों। मैं अभी तक BHMS कॉलेज में 2 से 3 बार सेमिनार कर चुका हूं डायबिटीज के लेवल पर, और इतना बढ़िया रिजल्ट उनको होम्योपैथ बेस पे आ रहा है। वही चीज जब हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के लेवल पर लेके आते हैं दोस्तों, तो बहुत ही बड़े रिजल्ट और बड़े पैमाने पर हम लोगों ने फीडबैक लिए हैं दोस्तों। हमारे डॉक्टर KR वर्मा सर जो गुड़गांव में है दोस्तों, हम लोगों ने मिलकर कई डायबिटिक पेशेंट को प्रोटोकॉल्स के रूप में हम लोगों ने डिसाइड करके नए नए प्रोटोकॉल्स बनाए हैं। और सर ने अभी काफी हद तक, वो आपको डायबिटिक क्लास में बीच में कभी भी आपको बताएंगे उनका अनुभव कि डायबिटीज के लेवल पर उनको क्या रिजल्ट मिला है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम डायबिटीज के बारे में। आजकल आप देखेंगे दोस्तों, तो लाइफ स्टाइल चेंजेस के कारण दोस्तों पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में भारत 2nd नंबर पर पहुंच गया है दोस्तों। और वो दूर नहीं है कि जब डायबिटीज के लेवल पर भारत नंबर 1 पे पहुंच जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम लोगों का रहन सहन ऐसा हो गया है, हम लोगों का एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया है, हम लोग खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, पानी ढंग से पीते नहीं, बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करते नहीं, हम लोग केवल और केवल मेडिकेशन पे डिपेंड हो गए। यानी एलोपैथ, सिर दर्द हुआ गोली खा ली, अगर आपका पेट खराब हुआ दस्त बंद करने की तुरंत गोली, आपको दस्त लग रहा है 1 या 2 दिन दस्त को पूरा निकल जान दो, बहुत फायदेमंद है, गंदगी निकल रही है। फीवर आता है, फट से हम लोग गोली ले लेते हैं। तो फीवर, अरे बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है दोस्तों, हम लोगों को प्रोटेक्शन के तौर पे काम करता है, लेकिन हम लोग वहां ध्यान नहीं देते हैं, उसको तुरंत सप्रेस कर देते हैं दोस्तों, जिससे हमारा प्रोटेक्टिव प्रॉब्लम्स, वहां पर जितना भी प्रोटेक्शन होता है वो डिस्टर्ब होता है दोस्तों। इसलिए जब हम डायबिटिक की बात करेंगे दोस्तों, तो डायबिटिक एक प्रकार से दोस्तों यहां पर अगर हम देखें तो एक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के रूप में हमारे सामने आ रहा है। अब सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? कई डिसीज के सिम्टम एक ही साथ एक ही जगह मिलते हैं दोस्तों, उसे हम सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। यानी कई डिसीज के सिम्टम, कई डिसीज एक साथ हमको मिल रही है, तो डायबिटिक सिंड्रोम के रूप में हमको देखने को मिलता है दोस्तों। और जब डायबिटीज की बात आती है दोस्तों, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है डायबिटिक में दोस्तों। तो डायबिटिक के लेवल पर अगर हम देखें, अगर अल्टरनेट एपिसोड्स आते हैं, किसी को डायबिटीज बढ़ रही है यानी हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, किसी को डायबिटीज घट रही है यानी हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, यानी अल्टरनेट अगर एपिसोड्स किसी को लगातार मिलते हैं दोस्तों, और कई सालों तक डायग्नोस नहीं होता है दोस्तों, जब उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखने में आती है दोस्तों, यानी कि जब वो कॉम्प्लिकेशंस इस लेवल पर आती है दोस्तों, कि जब वहां पर हम लोगों को फीलिंग होती है कि हमको थकान आ रही है दोस्तों। और थकान के लेवल पर जब हम चलेंगे तो बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती है दोस्तों। यानी कि हमारा जो सिद्धांत है दोस्तों, ब्लड एंड लिम्फ, इसी लेवल पर मैं आपको पूरा डायबिटीज का सेमिनार देने वाला हूं दोस्तों। तो वहां पर हम लोगों को सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि डायबिटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है तो क्यों होता है। उसके बाद आपको बताना है दोस्तों कि यहाँ पर जो सिम्टम्स आते हैं वो सिम्टम्स किस लेवल पर आते हैं, और उन सिस्टम के लेवल पर हमारा साइंस जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का वो क्या कहता है। भाई डायबिटीज एक अलग चीज है, वो मैं आपको कल से बताना शुरू करूंगा, लेकिन यहां पर आपको ये बताना शुरू करूंगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के हिसाब से डायबिटिक डेवलप हो रहा है तो उसमें ब्लड और लिम्फ कैसे इंप्योर हो रहा है, आप उसको कैसे डायग्नोसिस करोगे। और यही से शुरुआत होती है डायबिटीज के ट्रीटमेंट के दोस्तों। प्रोटोकॉल तो सबको मालूम है, मैक्सिमम प्रोटोकॉल मालूम होता है, लेकिन उसको चलाने का तरीका नहीं मालूम है। कोई चालू कर रहा है तो 200 डायल्यूशन पे जा रहा, कोई चालू कर रहा तो D4 D5 D6 में अटका हुआ है, कोई चालू कर रहा है तो 147 से फर्स्ट सेकंड थर्ड डायल्यूशन में अटका हुआ है। लेकिन वो ये नहीं समझता है कि जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डेवलप होता है तो माउथ से प्रॉब्लम शुरू होती है, एनस पे जाकर खत्म होती है, यानी कि वहां पर बहुत सारी चीजें हम लोगों को देखना पड़ती है। और जब हमारे प्रिंसिपल की बात आती है, वाइटेशन ऑफ द लिम्फ एंड ब्लड इज द कॉजेज ऑफ डिसीज, तो वहां पर हम लोगों को देखना है कि ये लिम्फ का इंप्यूरिफिकेशन हो रहा है कि ब्लड का इंप्यूरिफिकेशन हो रहा है दोस्तों। यहां पर हम लोगों को समझना है दोस्तों। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की। हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है दोस्तों कि हमारा जो शरीर है वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस के माध्यम से, डेली खाने के माध्यम से, डेली पानी के माध्यम से हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस का बैलेंस करता है, यानी हमारे पूरी बॉडी को बैलेंस करके रखता है। और जब हमारी पूरी बॉडी बैलेंस रहती है तभी तो ग्रोथ करेगी, और जब हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन होता है हमारा शरीर धीरे धीरे ग्रोथ करता है दोस्तों। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों जब हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वहां पर डेवलप होता है, यानी कि हम जब खाना खाते हैं दोस्तों, खाना खाने से लगाकर खाना पचने तक, दस्त होने तक, डिफिकेशन के प्रोसेस होने तक काफी सारी कॉम्प्लिकेशन वहां पर
देखने को मिलती है दोस्तों। यानी कि लगातार अगर मान लो हम लोगों का एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया, हम मानसिक तनाव में जी रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है दोस्तों कि हम लोग बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते हैं दोस्तों, बहुत सारा बैलेंस नहीं कर पाते। भाई टेंशन है, मैं ऑफिसर वर्क हूं, या मेरे को टेबल पे बैठ के ज्यादा काम करना है, लेडीज है, मुझे स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, ये काम करना, वो काम करना, घर का काम करना। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहला फैक्टर होता है दोस्तों स्ट्रेस, तनाव, अनइजीनेस फीलिंग होना, कभी टाइम पे नाश्ता नहीं करना, कभी टाइम पे खाना नहीं खाना। हर चीज का अपना एक नियम होता है दोस्तों, जिसमें आयुर्वेदिक शास्त्रों ने बहुत सही बताया है कि जिस समय आप डेली खाना खाते हो उसी समय आप खाना खाओगे, तो उसी समय आपकी बॉडी में एंजाइम निकलेगा, वही एंजाइम आपके डाइजेशन को परिपक्व करेगा, आपके डाइजेशन को कंप्लीट करेगा। आप उसके आधे घंटे पहले या उसके आधे घंटे बाद खा लेते हो दोस्तों, तो वहां पर दोस्तों आप मान के चलिएगा वो एंजाइम कम या ज्यादा बनेगा। ज्यादा बन गया तो ज्यादा अच्छे से पाचन करेगा, कम बन गया तो पाचन नहीं होगा दोस्तों, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल के रूप में आगे पास होता है। यही मैकेनिज्म दोस्तों मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की शुरुआत होती है। यानी 1 से 2 साल या 4 साल के बीच में दोस्तों एवरेज अगर आप इस तरह से डेली खाने को स्किप करते हो, नाश्ते को स्किप करते हो दोस्तों, पानी आप ढंग से नहीं पीते हो, मैक्सिमम कंडीशन में कभी 2 बजे खा रहे हो, कभी 11 बजे खा रहे हो, तो ये एक प्रकार से दोस्तों बायोलॉजिकल क्लॉक का आप डिस्टर्बेंसेस काज करते हो। और जब किसी प्रकार का आप डिस्टर्बेंसेस मेटाबॉलिक प्रोसेस पे करते हो दोस्तों, उसका एडवर्स इफेक्ट आपको डायरेक्टली आपके सिस्टम पे देखने को मिलता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ इज सेल। ये सेल हमारी बॉडी में सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों, आप लोग भी जानते हो। ऐसी कई सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाती है, कई टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन आपस में मिलकर सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम से ही बॉडी का निर्माण होता है दोस्तों। जब हम इस फिलॉसफी को लेकर चलते हैं दोस्तों, तो आप मुझे बताइएगा, जब इसी प्रकार की सेल, यदि ब्लड में अगर किसी प्रकार की इम्यूनिटी आ गई, मतलब इंप्यूरिटी आ गई दोस्तों, तो जब ब्लड में इंप्यूरिटी बढ़ गई दोस्तों, तो आप मान के चलिए ब्लड में इंप्यूरिटी बढ़ी यानी ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया। वहां पर जब ऑक्सीजन कम मिलने लगी, क्योंकि इंप्यूरिटी बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जितने वेस्ट मटेरियल है वो बढ़ेंगे, और जब वो बढ़ेंगे तो इंप्यूरिटी में ऑक्सीजन कम हो जाएगी दोस्तों। और जब ऑक्सीजन सेल में कम आने लग गई दोस्तों, यानी सेल के मेटाबॉलिक प्रोसेस कहां से होगी, मैं आगे बताऊंगा कैसे होगी, लेकिन जब सेल में ऑक्सीजन कम आने लग गई दोस्तों, तो क्या ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी मित्रों? आप बताइए मुझे। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस यानी ऑक्सीकरण, यानी कि यहां पर मेटाबॉलिज्म की शुरुआत ऑक्सीजन के कारण होती है। जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो सेल का मेटाबॉलिक प्रोसेस कम हो जाएगा दोस्तों। और जब सेल का मेटाबॉलिक प्रोसेस कम होगा तो क्या एनर्जी बनेगी, कम बनेगी? बनेगी, लेकिन कम बनेगी। तो एनर्जी जब आपको एटीपी के रूप में कम मिलेगी दोस्तों, तो आप मान के चलिए क्या सेल पहले जैसा फंक्शन करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी दोस्तों। यानी सेल यहां पर फंक्शन कम करने लग जाएगी दोस्तों। और जब सेल का एबनॉर्मल रूप से वहां पर फंक्शन करने का प्रोटेक्ट वहां पर मतलब डेवलप होता है फंक्शन दोस्तों, तो वो या तो हाइपर फंक्शन कर जाएगी या हाइपो फंक्शन कर जाएगी। और यही कारण है दोस्तों, यहां पर ब्लड के लेवल से जो डेवलप होने वाली इम्यूनिटी है, ब्लड के माध्यम से डायरेक्ट यहां पर सेल को प्रभावित करती है दोस्तों, और वहां पर इसका फंक्शन जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों। और जब ये फंक्शन डिस्टर्ब होता है तब हम लोगों को बहुत सारी प्रोसेस देखने को मिलती है दोस्तों। और यही प्रोसेस हम लोगों को वहां पर डिफरेंट टाइप की दोस्तों, वहां पर पूरे शरीर के लेवल पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है दोस्तों। और यही प्रॉब्लम हम लोगों को दोस्तों वहां पर बहुत सारे फंक्शंस को डैमेज करने की तरफ लेके जाती है दोस्तों। तो जब इस प्रकार के वहां पर हम लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है दोस्तों, तो वो डायरेक्ट हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट करती है दोस्तों। और यही प्रॉब्लम जो होती है आगे चलकर हम लोगों को लेवल पर दोस्तों बहुत सारी जब कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है दोस्तों, तो ये सारी चीज हमारे सामने एक प्रकार से डिसऑर्डर के रूप में सामने आती है दोस्तों, जिसको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं दोस्तों। और यही एक प्रोसेस होती है जहां पर हम लोगों की कॉम्प्लिकेशंस शुरू होती है दोस्तों। तो इसको जब हम लोग मेटाबॉलिक प्रोसेस के अकॉर्डिंगली समझेंगे दोस्तों, तो हम लोगों को यहाँ पर हर चीज समझ में आएगी दोस्तों। जब हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लेवल पर इसको लेके चलेंगे दोस्तों, तो हम लोगों को पता है कि जब कभी भी दोस्तों आप
इस प्रकार की कंडीशन हमारे बॉडी में डेवलप करते हो, जिससे सबसे पहले स्टमक को प्रभावित करते हो दोस्तों। यानी स्टमक के लेवल पर डाइजेशन इनडाइजेशन के रूप में कन्वर्ट होना शुरू होता है दोस्तों। यानी वहां पर गैस्ट्रिक जूस का इंपेयरमेंट शुरू होता है। गैस्ट्रिक जूस के इंपेयरमेंट होने से दोस्तों धीरे धीरे करके वहां पर जो फूड आपका नीचे ड्यूोडेनम के लेवल पर आएगा दोस्तों, वो हाईली एसिडिक लेवल पर आएगा। अब जब वो हाईली एसिडिक लेवल पर आएगा तो इसका रिवर्स इफेक्ट किस पे पड़ेगा दोस्तों? लीवर के ऊपर पड़ेगा। लीवर उसको एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइल बनाता है दोस्तों, पित्त बनाता है जो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। और ये स्पेशली दोस्तों वहां पर स्पेशली दोस्तों वहां पर जो होता है एक कंडीशन डेवलप होती है दोस्तों, जो वहां पर एसिड और एल्कलाइन को न्यूट्रलाइजिंग करके दोस्तों वहां पर फूड को पचाने का काम करता है। यही काम पेनक्रियाज सपोर्ट करता है दोस्तों। और पेनक्रियाज भी एल्कलाइन मटेरियल बाइकार्बोनेट ज्यादा होने के कारण वहां पर सीक्रेट करता है, जो आगे फूड को वहां पर न्यूट्रलाइज करने का काम करता है दोस्तों। लेकिन जब बार बार एसिडिक मटेरियल इस प्रकार से वहां आगे की तरफ आता है दोस्तों, तो आप मान के चलिए कि धीरे धीरे वहां पर इस लेवल को आने के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं दोस्तों। और जब ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं तो इसके कारण हम लोगों को दोस्तों डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डेवलप होते हैं दोस्तों। यानी कि वहां पर जब पर्याप्त मात्रा में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स वहां पर अनियमित पचा हुआ, कम पचा हुआ, वहां पर बड़े मात्रा में ठोस मात्रा में जब वो फूड पार्टिकल इंटेस्टाइन में आने लग जाएगा दोस्तों, तो क्या वहां पर वो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस प्रॉपर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा दोस्तों। और यहां से शुरू होती है दोस्तों मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की प्रॉब्लम। अब यहां पर अगर वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल आ रहा है दोस्तों, तो यहां पर देखो स्टमक, लीवर और आपका स्पेशली इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो गया दोस्तों। अब यहां पर दोस्तों प्रोसेस शुरू होती है डायबिटीज डेवलप होने के। अब यहां पर क्या होगा? जब अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल आया तो लीवर के माध्यम से दोस्तों पैनक्रेटिक एक अल्फा पैनक्रेटिक स्टिमुलेटर वहां पर एंजाइम निकलता है दोस्तों, वो वहां पर प्रॉपर नहीं निकल पाएगा। और निकल भी पाएगा तो वो पेनक्रियास को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा दोस्तों। इसके कारण यही अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स दोस्तों वहां पर कलेक्ट हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम यहां पर शुरू होती है कि यहां पर जब अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल आता है दोस्तों, तो यहां पर पेनक्रियास का काम होता है। क्योंकि पेनक्रियास में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है, एक पार्ट काम करता है जो एसिनी का कहलाता है दोस्तों। उसका पार्ट होता है डाइजेस्टिव प्रोसेस को कंप्लीट करना, यानी हमारे पूरी बॉडी के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करना दोस्तों। यानी यहां पर डाइजेशन के लिए भी खासतौर से पूरी प्रोसेस को यानी फूड पार्टिकल को कंप्लीट डाइजेशन कराने के लिए वहां पर पेनक्रियास का एल्कलाइन मीडियम वहां पर काम करता है। और दूसरा जो पार्ट होता है दोस्तों आइसोलेट्स ऑफ लिंगरेंट सेल्स, ये मेन पार्ट होता है डायबिटिक में। इसका फंक्शन हम लोग प्रोटोकॉल्स के लेवल पर समझेंगे। जो पेनक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट होता है दोस्तों, ये वो पार्ट होता है जिस लेवल पर दोस्तों हम लोगों को समझ में आता है कि ये वहां पर अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा। सर वीडियो बंद करिए, सर वीडियो बंद करिए। आप माननीय महोदय वीडियो बंद करिए। चश्मे वाले बनियान में बैठे हैं, ताकत दिखा रहे हैं मुझे, वीडियो बंद करिए आप। तो इस कंडीशन में अल्फा, बीटा और गामा, सर वीडियो बंद करिए, आपको अलग से नहीं कहूंगा मैं। यहां पर अल्फा, बीटा और गामा तीन सेल होती है दोस्तों। अल्फा से ग्लूकेगॉन निकलता है, बीटा से इंसुलिन निकलता है और डेल्टा जो सेल होती है दोस्तों जिससे सोमेटोस्टेटिन निकलता है दोस्तों। यहां पर हम लोगों को क्लिनिकली एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए दोस्तों, ग्लूकेगॉन का काम होता है इंसुलिन को कंट्रोल करना, ठीक है। इंसुलिन का काम होता है शुगर को कंट्रोल करना, और ग्लूकेगॉन और इंसुलिन दोनों को कंट्रोल करने का काम सोमेटोस्टेटिन करता है दोस्तों। ये तीनों फंक्शन पेनक्रियास के लेवल पर हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों। लेकिन जब वहां पर दोस्तों यानी ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ये सेल एक ताला है दोस्तों, और इसमें लगने वाली चाबी जो होती है दोस्तों वो इंसुलिन होती है, ठीक है। जब डायबिटीज का लेवल डेवलप होता है दोस्तों, जब अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल वहां पर आते हैं दोस्तों, जिसके कारण क्या होता है कि वहां पर जो एक पेनक्रियास को स्टिमुलेशन करने वाला जो फैक्टर लीवर से निकलता है वो प्रॉपरली पेनक्रियास तक पहुंच नहीं पाता, और पेनक्रियास तक पहुंच नहीं पाएगा दोस्तों। तो जब वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, अगर डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होता तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता? इंसुलिन। यहां पर इस सेल के अंदर चाबी के रूप में लगता दोस्तों, और चाबी
चाबी जो होती है लग के, जब तक इंसुलिन नहीं बनता है तब तक सेल के अंदर ताला नहीं खुलता दोस्तों। और जब सेल के अंदर ताला नहीं खुलेगा तो एब्जॉर्प्टिव मटेरियल के माध्यम से वहां पर जब एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो नहीं होगा दोस्तों। और जब ये प्रोसेस ही नहीं हो रही क्योंकि इंसुलिन नहीं बन रहा, और इंसुलिन नहीं बन रहा दोस्तों, इसी कारण से हम लोग दो कैटेगरी में डायबिटीज को डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, मतलब यहां पर दोस्तों इसका सीधा संबंध ये होता है, इस कंडीशन में इंसुलिन नहीं बनता, यानी पेनक्रियास में इंसुलिन नहीं बन रहा तो सेल में ताला नहीं खुलेगा, ताला नहीं खुलेगा तो जो मैंने अभी प्रोसेस बताई आपको दोस्तों, एटीपी कम बनेगा क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहां पर बिल्कुल किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं बनेगी। और जब एनर्जी नहीं बनेगी दोस्तों, मान के चलिएगा सेल का काम कमजोर हो। यही सबसे पहला साइन होता है डायबिटीज का, सबसे पहला साइन आपको यहीं से पकड़ में आता है, थकान लगना, लगातार थकान लगना, सुस्ती आना दोस्तों, ये मेन कंडीशन इस लेवल पर डेवलप होती है क्योंकि इंसुलिन नहीं बन रहा, ताला नहीं खुल रहा, ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, एटीपी नहीं बन रहा, एनर्जी नहीं बन रहा, और इस प्रकार से ये पूरी प्रोटोकॉल वहां पर देखने को मिलता है वीकनेस के रूप में दोस्तों। ये मेन चीज होती है दोस्तों। दूसरी कंडीशन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। दोस्तों जब हम बात करते हैं नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटिस की दोस्तों, उसमें इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, यानी या सेल के माध्यम से उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, या उतनी मात्रा में नहीं बन रहा जितनी वहां पर जरूरत है दोस्तों। तो इसलिए हम लोग यहां पर दोस्तों सिस्टमिक डिसीज के रूप में इस प्रकार को हम लोग यहाँ पर इंडिकेट करते हैं कि ये एक सिस्टमिक डिसऑर्डर यहाँ पर डेवलप करता है दोस्तों। अब आप मान लीजिए यहाँ पर जो भी डाइजेस्टेड या अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल इंटेस्टाइन में आया दोस्तों, अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है दोस्तों, और इंसुलिन नहीं बन रहा या कम बन रहा दोस्तों, तो इसके कारण पेनक्रियास के लेवल पर वो इंसुलिन बिल्कुल वहां पर नहीं जा पाएगा, नहीं सीक्रेट हो पाएगा, सेल के लेवल पर ताला चाबी वाला फंक्शन नहीं हो पाएगा, और वहां पर डायबिटीज के लेवल पर दोस्तों यानी ग्लूकोज का अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। ये ग्लूकोज ऐसा का ऐसा दोस्तों उस अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल के साथ में वापस ब्लड में चला जाएगा दोस्तों, और यही से शुरुआत होती है दोस्तों डायबिटीज मेलाइटिस की। मुबारक हो आपको, डायबिटीज मेलाइटिस हो चुका है दोस्तों। यहां से शुरू होता है क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल के साथ में डायबिटीज का जितना, शुगर का जितना सर वीडियो बंद करिए, आपको अलग से नहीं कहूंगा मैं। फिरदौस आलम जी वीडियो बंद करिए, आप अलग से कोई वीआईपी नहीं है। तो यहां पर स्पेशली देखा जाए तो यहां पर ये पूरे मैकेनिज्म होती है दोस्तों। फिरदौस आलम जी वीडियो बंद करिए। जब रिकॉर्डिंग की जाती है तो ये वीडियोस के कारण डिस्टरबेंसेस होता है, आपके कारण सबको डिस्टरबेंसेस होगा, प्लीज बंद कीजिए वीडियो। अभी भी बंद नहीं कर रहे हैं आप, समझ में नहीं आता ये लोग क्यों ज्वाइन कर लेते हो आप लोग। तो जब यहां पर अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, सर वीडियो बंद करिए ना प्लीज, आप कर क्या रहे हैं, मुझे डिस्टरबेंसेस हो रहा है आपके कारण। पता नहीं क्या समझ में आता। अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो होता है दोस्तों, ये अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल और यहाँ पर शुगर के लेवल में दोस्तों जब ये वहां पर एब्जॉर्ब नहीं होता है, एब्जॉर्ब नहीं होने के कारण दोस्तों ये ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन पहले जो ब्लड था दोस्तों वो लेवल और यहाँ का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों। और जब डिस्टर्ब होता है तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि ब्लड में प्लाज्मा का लेवल 55% होता है और 45% अन पार्ट होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, और वहां पर जो ब्लड का पीएच होता है 7.35 टू 7.45, यानी एवरेज 7.4 के लगभग होता है दोस्तों। ये जब हम लोग देखते हैं ये नॉर्मल कैटेगरी में होता है दोस्तों। और जब ये अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, ये जो डायबिटीज के जितने भी हम लोग कंडीशन समझ रहे हैं दोस्तों, ये सारा अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल ब्लड में चला जाता है रिटर्न, क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं हुआ, न इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ, न वहां पर किसी भी और ऑर्गन से एब्जॉर्ब हो पाया, न पेनक्रियास से वहां पर दोस्तों इंसुलिन निकल पाया, जिसके कारण वहां पर प्रत्येक सेल के द्वारा वहां पर शुगर को एब्जॉर्ब कर लिया जाए दोस्तों, या न्यूट्रिशन जो भी मिल रहा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वहां पर उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए दोस्तों, वो प्रोसेस नहीं हो पा रही, और इसके कारण पूरा मटेरियल दोस्तों वापस जितनी क्वांटिटी में वहां पर आ रहा था, सारा जो लिक्विड के रूप में वहां पर डिसॉल्व है वो मटेरियल दोस्तों एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी का सारा मटेरियल ब्लड में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां से मेटाबॉलिक प्रोसेस शुरू होती है जिसमें आप किडनी की डिसीज,
हार्ट की तमाम डिसीज और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की डिसीजेस को इंडिकेट कर सकते हो, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लेवल पर जितनी डिसीजेस आती है दोस्तों, यही से शुरू होता है हम लोगों का प्रोटोकॉल, और यही से शुरू होते हैं हमारी डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट दोस्तों। तो आप जब यहां पर देख रहे हो, यहां पर ब्लड जो आया दोस्तों बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, और यही गाढ़ा ब्लड जब यहां से ब्लड सर्कुलेशन में बहेगा दोस्तों, तो क्या बहने की क्षमता कम होगी या नहीं होगी दोस्तों, आप डिसाइड कीजिए। जब ब्लड गाढ़ा हो गया, पहले जैसा था नॉर्मल क्वांटिटी में ब्लड तेजी के साथ बहता था, जब यहां पर ब्लड गाढ़ा हो गया तो क्या बहने की क्षमता उसकी कम होगी या नहीं होगी दोस्तों, डेफिनेटली यहां पर ब्लड के बहने की क्षमता रिड्यूस हो जाती है। और जब ब्लड के बहने की क्षमता रिड्यूस होती है दोस्तों, तो इसी कारण से आर्टरी की इलास्टिसिटी के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है दोस्तों, इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ इसेंशियल हाइपरटेंशन इन लेटेंट स्टेज दोस्तों। यहां पर जब हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम डायबिटीज के साथ देखी जाती है दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता होता है इनका, इसीलिए यहां पर जब हाइपरटेंशन की कंडीशन देखी जाती है वो यहां से शुरू होती है दोस्तों, जब ब्लड गाढ़ा होना शुरू होता है। यही कारण है आजकल हिंदुस्तान में जितने लोगों को देखोगे दोस्तों, सब हाइपरटेंशन के मरीज हैं, सब हाइपरटेंशन की मतलब मेडिसिन खा रहे हैं। और मैं आपको चैलेंज करता हूं दोस्तों, आप लोगों को हाइपरटेंशन का जो प्रोटोकॉल मैं बताता हूं, वो प्रोटोकॉल को अगर आप कंटिन्यू यूज करते हैं, ब्लड और लिम्फ को आप प्यूरिफाई करते हैं, तो आप मान के चलिएगा 100 में से 100 पेशेंट को न केवल हाइपरटेंशन के लेवल पर, हालांकि आप डायबिटीज के लेवल पर भी कवर कर जाओगे दोस्तों। तो यहां पर जब ब्लड गाढ़ा हो गया, आर्टरी के लेवल पर प्रेशर के साथ बहेगा दोस्तों, तो उसकी इलास्टिसिटी के ऊपर जोरदार प्रेशर डालेगा, और वही प्रेशर जो होता है दोस्तों ब्लड प्रेशर का कारण होता है, उसी को हम हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्यों? अब जब क्यों की बात आती है दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ, आर्टरी पे डायरेक्ट क्यों डाल रहा है, ये तो पूरा गंदा ब्लड यहां से हुआ, उसका भी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। जब ये ब्लड हार्ट में जाएगा, पंप होने के लिए जाएगा दोस्तों, तो आपको पता है सुप्रा वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा दोनों जब आर्टेरियल लेवल पर दोस्तों ब्लड लेके जाएंगे पूरी बॉडी से, यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां जाएगा, वो बहुत गाढ़ा ब्लड रहेगा। अब गाढ़ा ब्लड है तो हार्ट को भी काम करने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी दोस्तों, और जितना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी हार्ट को, उतनी ज्यादा मात्रा में दोस्तों आर्टरी के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट होगा। यानी हार्ट के अंदर उसके चेंबर में प्रेशर क्रिएट हुआ तो डेफिनेटली आर्टरी के लेवल पर प्रेशर क्रिएट होगा दोस्तों, और आर्टरी के लेवल पर प्रेशर क्रिएट हुआ, दिस इज द सेकंड कॉज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। यानी कि यहां से शुरू होती है कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। फर्स्ट में हमने देखा डाइजेस्टिव डिसीजेस शुरू हुई दोस्तों, यानी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के रूप में, यानी यहां पर कॉन्स्टिपेशन मेन रोल अदा करता है दोस्तों। हिंदुस्तान के जितने लोग हैं उनमें से 50% लोगों को केवल और केवल कॉन्स्टिपेशन करेक्ट कर दीजिए, आप देखेंगे मैक्सिमम कैरेक्टर में आप डायबिटीज के प्रोटोकॉल को कंप्लीटली क्योर। यही कारण है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हम लोग बिफोर मील आफ्टर मील S1 एस्टान, जितने सीनियर डॉक्टर्स है S1 एस्टान को आफ्टर मील बिफोर मील आफ्टर मील वहां पर चालू करते हैं दोस्तों, और उनका रिजल्ट उनको देखने को मिलता है। S2/C10 YU/2 को वहां पर रात में देते हैं या दिन में 2 टाइम देते हैं दोस्तों, वो डाइजेशन क्लियर करने का काम करते हैं। लेकिन डायबिटीज का प्रोटोकॉल तो एक ही है। अगर आप इसके साथ में डायबिटीज का प्रोटोकॉल एक करते हो तो आप मैक्सिमम केसेस में दोस्तों वहां पर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो दोस्तों। अब ये हार्ट के लेवल पर समझ लिया आपने दोस्तों, जितने भी कार्डियोवैस्कुलर माइक्रो और मैक्रोवैस्कुलर डिसीजेस डेवलप होती है दोस्तों, तो हम लोग जब स्टडी करते हैं दोस्तों, तो डायबिटीज के कॉन्स्टिपेशन जो कॉम्प्लिकेशन की बात आती है दोस्तों, हम लोग उसको कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं दोस्तों। यानी डायबिटीज में एक्यूट जो कंडीशन लेते हैं वो शॉर्ट टर्म की होती है, थोड़े समय के लिए होती है दोस्तों, लेकिन जिस टर्म की बात करते हैं दोस्तों, जो क्रोनिक कंडीशन होती है वो लॉन्ग टर्म की होती है दोस्तों, बहुत लंबे समय तक डेवलप होती है। तो जो एक्यूट शॉर्ट टर्म की कंडीशन होती है दोस्तों, वो हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर सिंड्रोम के रूप में हमारे सामने आती है, जो मैं कल से आपको धीरे धीरे करके डिस्क्राइब करूंगा दोस्तों। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में साल 2 साल तो डायबिटीज के लेवल को पहचानने में लग जाता है दोस्तों, अर्थात साल से 2 साल दोस्तों हम लोगों को डायबिटीज का डायग्नोसिस करने में लग जाता है, और इसी कारण से वो लंबे समय में चले जाता है, क्रोनिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। यहां पर हम लोग इसको माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर के रूप में 2 भागों में डिवाइड करते हैं दोस्तों कॉम्प्लिकेशन को, माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर दोस्तों। जब माइक्रोवेस्कुलर के में आते हैं तो छोटी छोटी कैपिलरीज के माध्यम से जहां पर सप्लाई होती है दोस्तों, यानी न्यूरोपैथी,
नेफ्रोपैथी और रेटिनोपैथी दोस्तों, ये माइक्रोवेसाइकल के लेवल पर डेवलप होती है दोस्तों, यानी माइक्रोवेसल, छोटी छोटी वेसल्स कैपिलरीज के माध्यम से जहां पर इंप्रूवमेंट होता है, न्यूट्रिशन जाता है दोस्तों, वहां पर न्यूट्रिशन के ब्लॉकेज होने के कारण डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी और डायबिटिक रेटिनोपैथी का लेवल हमको देखने को मिलता है दोस्तों। यही चीज अगर हम मैक्रोवेसल के रूप में लेके चलें दोस्तों, तो जो मैं आपको बता रहा हूं, कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस दोस्तों, सेरिब्रोवेस्कुलर डिसीजेस ब्रेन के लेवल पर दोस्तों, तीसरा पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीजेस दोस्तों, फूड गैंग्रीन वगैरह, ये तमाम प्रोटोकॉल्स के लेवल हम लोगों को वहां पर देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये तमाम, जब डायबिटीज का हम लोग आगे डिस्क्रिप्शन करेंगे, एक एक चीज हमको समझना है, क्यों, कैसे, कब, कहां और क्या प्रोटोकॉल, ये सारा लेवल हम लोग वहां पर आपको बताएंगे दोस्तों। अब देखो, यहां पर आप लोगों ने देख लिया कि ब्लड गाढ़ा हुआ, हार्ट में आया, हार्ट को बहुत प्रेशर करना पड़ा, जिसके कारण वहां पर ब्लड प्रेशर आपको डेवलप हो गया दोस्तों। दूसरी बात, अब यही ब्लड हार्ट के माध्यम से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में ये सबसे पहले किडनी में जाएगा दोस्तों फिल्ट्रेशन के लिए, और किडनी में जब फिल्ट्रेशन के लिए जाएगा दोस्तों, तो वहां पर जब किडनी की छोटी छोटी लेवल पर जाएगा, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के रेट के लेवल पर जाएगा दोस्तों, तो वहां पर दो प्रकार का सर्कुलेशन किडनी में पाया जाता है दोस्तों। एक होता है अफरेंट सर्कुलेशन, एक होता है इफरेंट सर्कुलेशन दोस्तों। दोनों में, अफरेंट और इफरेंट में, एक बार प्यूरिफिकेशन होने के बाद में दोस्तों ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से जितने भी चीज बॉडी के लिए वहां पर आवश्यक होती है, उसको वापस रीअब्सॉर्ब करके वापस ब्लड में डाल दिया जाता है, वो वापस ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से दोस्तों हार्ट में जाता है, और हार्ट के माध्यम से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये कॉमन रूप से हम लोगों को देखने को मिला दोस्तों। लेकिन अगर ब्लड गाढ़ा हुआ दोस्तों, और गाढ़ा होकर जब किडनी के लेवल पर गया, और जब हार्ट में भी आने में या पूरी बॉडी में आने में उसको प्रेशर लग रहा था, धीरे धीरे जा रहा था, तो वहां पर किडनी के लेवल पर जाएगा दोस्तों, रीनल आर्टरी के माध्यम से जाएगा, तो वहां पर भी स्लो हो जाएगा। और जब किडनी में स्लो मेटाबॉलिज्मिकल प्रोसेस हो रही है, किडनी में फिल्ट्रेशन की प्रोसेस स्लो हो रही है दोस्तों, आप मान के चलिए डेफिनेटली किडनी के लेवल पर भी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस प्रभावित होती है दोस्तों। वहां पर ग्लूकोज के लिए जो ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट होता है दोस्तों, वो होता है 180 mmHg, मिलीग्राम पर डायल्यूशन दोस्तों, यानी 180 मिलीग्राम पर डायल्यूशन का लेवल वहां हमको देखने को मिलता है। यानी 180 मिलीग्राम तक किडनी उसको संभाल लेगी, लेकिन उसके बाद ही उसको यूरिन में पास करेगी दोस्तों। तो वहां पर जब डायबिटिक मेलाइटिस बहुत ज्यादा गाढ़ा ब्लड वहां जा रहा है, डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा ब्लड की क्वांटिटी को वहां पर लेके जा रहा है, और 180 मिलीग्राम के बाद में यूरिन के फ्लो में बाहर जाएगा, उसको हम ग्लूकोसूरिया के रूप में जानेंगे दोस्तों। तो ये टेम्परेरी हम लोगों को देखने में आया। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मैंने प्रूफ बताया दोस्तों, ब्लड इंप्यूरिफिकेशन का मैंने प्रूफ बताया दोस्तों, कि कैसे ब्लड का इंप्यूरिटी हुआ, और ब्लड की इंप्यूरिटी के माध्यम से दोस्तों वहां पर डायरेक्टली डायबिटीज डेवलप हुआ। ये मैंने पूरी मैकेनिज्म आपको बताई दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस मैकेनिज्म के लेवल पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब किडनी की दोस्तों बहुत सारी कंडीशन यहां पर प्रभावित होती है दोस्तों, और जब फिल्ट्रेशन प्रभावित हो जाता है, तब वहां पर किडनी की तमाम क्रॉनिक डिसीजेस डेवलप होती है दोस्तों। यानी वहां पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यही फिल्ट्रेशन आगे जाकर किडनी से रिलेटेड डिसीजेस को भी डेवलप करता है दोस्तों। और यही कारण है कि डायबिटिक में नेफ्रोपैथी बहुत कॉमन रूप से देखी जाती है दोस्तों। उसका मेन रीजन यही है दोस्तों। जब रेटिना के लेवल पर जाता है दोस्तों, जैसे अभी प्रतिमा मैडम ने सवाल किया था ऑप्टिक नर्व का दोस्तों, जब रेटिना के लेवल पर गाढ़ा ब्लड जाएगा दोस्तों, तो रेटिना में तो ऑप्टिक नर्व जो होती है दोस्तों, या ऑप्टिक वहां पर जो आर्टरीज होगी दोस्तों, जो भी छोटी छोटी कैपिलरीज के रूप में वहां पर ब्लड सप्लाई होती है, कोई डायरेक्टली आर्टरी के लेवल पर, वहां पर मेजर आर्टरी के रूप में दोस्तों वहां पर कोई सप्लाई नहीं होती है। छोटी सी कैपिलरीज होती है दोस्तों, और उन कैपिलरीज, छोटी छोटी कैपिलरीज के माध्यम से वहां पर ब्लड जाता है, जिसके माध्यम से आइस के लेवल पर दोस्तों वहां पर सर्कुलेशन होता है, न्यूट्रिशन पहुंचता है दोस्तों। लेकिन होता क्या है कि जब छोटी छोटी कैपिलरीज में ये गाढ़ा ब्लड जाएगा, तो क्या प्रॉपर जा पाएगा दोस्तों? आप डिसाइड कीजिए। बड़ी कैपिलरीज होती है तो आसानी के साथ चला जाता है, लेकिन छोटी छोटी महीन कैपिलरीज होती है दोस्तों, माइन्यूट कैपिलरीज होती है, और उन माइन्यूट कैपिलरीज में जब ये गाढ़ा ब्लड जाएगा दोस्तों, अकॉर्डिंगली वो आगे पास नहीं हो पाएगा, आई साइड को वहां पर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, आई के लेवल पर इस्चीमिया डेवलप होगा दोस्तों। और यही कारण है कि वहां पर जो नर्व है, उस आर्टरी कैपिलरीज के सूखने के कारण दोस्तों, उस आर्टरी और कैपिलरी के सूखने के कारण उसके ऊपर जो नर्व सप्लाई उस आर्टरी के साथ साथ जाती है दोस्तों, उस आर्टरी के साथ साथ
हर जगह पर यही प्रोसेस होती है, आर्टरी और वेन के साथ नर्व जाती है दोस्तों। तो वहां पर जहां पर जो कैपिलरी सूख गई उसी के साथ नर्व भी ड्राई अप हो जाती है दोस्तों। और ये प्रोटोकॉल होता है दोस्तों जहां पर ऑप्टिक नर्व ड्राई हो जाती है, जिसके कारण वहां पर जो ऑप्टिक नर्व के माध्यम से आई साइट में जो सेंसेशन होता है वो लॉस होता है दोस्तों। इसीलिए हम यहां पर बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी दोस्तों। लेकिन हमारे पास एपीपी, आरई, वाई ये एक ऐसी मेडिसिन है दोस्तों जो डायरेक्टली जाकर ऑप्टिक नर्व को रीजनरेट कर सकती है, बशर्ते हम लोगों को हाइपोटेंसी में जाना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि ये कंडीशन कौन सी डेवलप हो गई, सबसे पहले फंक्शन, फिर गया स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर गया नर्व, तीनों चीज एक साथ आपको बता रहा हूं। यानी वहां पर फंक्शन में क्या हुआ, खून गाढ़ा हुआ, खून गाढ़ा होकर वहां पर फंक्शन के लिए जा नहीं पा रहा दोस्तों, मतलब फंक्शन गड़बड़ हो गया। अब जब तक फंक्शन गड़बड़ होता है तब तक पेशेंट हमारे पास आ जाए, 2 से 3-4 महीने के अंदर पेशेंट कंप्लीट क्योर हो जाता है दोस्तों। लेकिन पेशेंट कब आता है, 2 महीने, 4 साल, 8 साल बाद हमारे पास आता है, साहब मेरी आर्टरी, ये जो ऑप्टिक नर्व ड्राई बताइए डॉक्टरों ने, मुझे दिख नहीं रहा। ये कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास लेके आता है दोस्तों। तो यहाँ पर पहला फंक्शन गड़बड़ हुआ, दूसरी बात वहां पर वो कैपिलरीज बस्ट हो जाती है, खराब हो जाती है दोस्तों। और जब कैपिलरीज ड्राई हो जाती है तो वहां पर रीजनरेट करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ती है दोस्तों। इसीलिए वहां पर आरी का जब अप्लाई करते हैं बहुत तेजी के साथ जनरेशन, रीजनरेशन शुरू हो जाता है दोस्तों। और जब ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे शुरू होता है, न्यू कैपिलरी का रीजनरेशन होता है दोस्तों। और मैक्सिमम केसेस में हमने देखा है 80 to 90% उसकी साइट, हमने आई की जो साइट है दोस्तों वो हम लोगों ने बराबर वापस लेके आए दोस्तों। और ये चीज हमको टिपिकली वहां पर देखने को मिल रही है दोस्तों। यही चीज अगर हम आगे की तरफ चले दोस्तों तो हम लोगों को देखने को मिलता है, जब हम बहुत बार ये कंडीशन देखते हैं दोस्तों, जब डायबिटीज की कंडीशन डेवलप होती है तो आप लोग पाते हैं कि पेशेंट हमारे पास सिम्टम्स लेके आता है तो बोलता है साहब हमको बहुत पानी की प्यास लग रही है, बहुत ज्यादा हम लोगों को पानी की प्यास लग रही है। व्हाई, क्यों ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि हाइपोथैलेमस को ब्रेन एक्टिवेट करता है दोस्तों, जिससे आप ज्यादा पानी पिए, जिससे ब्लड शुगर लेवल कम हो सके। यानी हमारे बॉडी का जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है दोस्तों, उस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के माध्यम से हमारी बॉडी, ब्रेन डायरेक्ट हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है कि आप ज्यादा पानी पिए, यानी खून को पतला करने की कोशिश कीजिए। और जैसे खून पतला होगा, मान के चलिएगा आपकी पूरी प्रॉब्लम वहां पर सॉल्व हो जाएगी। इस एक पॉइंट से आप बताइए मुझे कि आप D4 दोगे, D5 दोगे या D6 दोगे दोस्तों। यानी फर्स्ट डायल्यूशन दोगे, सेकंड दोगे या थर्ड डायल्यूशन दोगे, यही आपको समझ में आना चाहिए। अगर D4 D5 दिया तो आपने खून को और गाढ़ा कर दिया, अगर आपने D6 दिया या थर्ड डायल्यूशन दिया तो आपने खून को पतला करना शुरू कर दिया दोस्तों। ये चीज आपको यहां पर देखने हैं और यही चीज के माध्यम से आप यहां पर प्रोटोकॉल को ट्रूली करेक्टली वहां पर मतलब पेशेंट को ठीक कर पाओगे दोस्तों। दूसरी, उसको वीकनेस लगती है। मैंने अभी बताया आपको कि सेल के लेवल पर जब ब्लड के लेवल पर इंप्योरिटीज होगी और उसके कारण ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो सेल में एटीपी कम बनेगी, एटीपी कम बनेगी तो वहां एनर्जी कम मिलने के कारण थकान लगातार बनी रहेगी दोस्तों। ये सबसे बड़ा सिम्टम हमको देखने को आता है। तीसरा, जब ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ती है तो ब्लड चिपचिपा हो जाता है और वहां पर जब शुगर कंटेंट उसमें मिलता है तो ब्लड चिपचिपा हो जाता है दोस्तों। और यही एक कारण है दोस्तों, शुगर की ज्यादा मात्रा होने पर एटीपी वहां पर नहीं बन पाएगा, सेल में एनर्जी नहीं मिल पाएगी, थकान लगती रहेगी दोस्तों, क्योंकि शुगर से वहां पर कार्बोहाइड्रेट का उपयोग एनर्जी के रूप में वहां पर नहीं हो पा रहा है और वो वापस कार्बोहाइड्रेट कहाँ जा रहा है, ब्लड में जा रहा है। इसी कारण आपका ब्लड चिपचिपा हो जाता है और ये कॉमन रूप से हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों। यही कारण है धीरे धीरे करके दोस्तों आंखों की रोशनी चली जाती है, क्योंकि आंखों की ब्लड सप्लाई वहां पर प्रभावित हो रही है दोस्तों। यही कारण है पूरे शरीर में बॉडी एक होता है दोस्तों, पूरे शरीर में उसको दर्द का साइन देखने को मिलता है दोस्तों। क्यों मिलता है, क्योंकि पूरे शरीर में उसको झुंझुनी बनी हुई रहेगी दोस्तों। पूरे शरीर में सेल को काम करने के लिए एटीपी नहीं मिल रही है, इसीलिए टिंगलिंग इफेक्ट मिलेगा दोस्तों। बार बार बॉडी को मैकेनिज्म जाएगा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक मूवमेंट से कि एनर्जी बनानी है, एनर्जी बनाइए, एनर्जी बनाइए, लेकिन उसके लिए हमारे पास इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो रहा है। ताला से चाबी खुलेगा नहीं, सेल का ताला और चाबी इंसुलिन, जब वो खुलेगा नहीं तो एनर्जी अंदर जाएगी नहीं, ग्लूकोज अंदर जाएगा नहीं, मेटाबॉलिज्म होगा नहीं, एनर्जी मिलेगी नहीं। ये इसी कारण से हम लोगों को पूरी बॉडी में पेन होता रहता है दोस्तों। और ब्लड की डेंसिटी बढ़ने के कारण, घनत्व बढ़ने के कारण दोस्तों किडनी को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी फिल्ट्रेशन में दोस्तों, जिसी कारण से धीरे धीरे किडनी प्रभावित होती जाएगी दोस्तों। यही कारण है दोस्तों कि जब डायबिटिक
पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप होती है। ये बहुत डेंजरस कारण होता है दोस्तों, जिसके कारण डायबिटिक फूड डेवलप होता है और उसके साथ में कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस डेवलप होती है दोस्तों, जो कॉमन रूप से हम लोगों को हमारे प्रोटोकॉल में देखने को मिलता है दोस्तों, जिसके कारण बहुत सारी डिसीजेस हमारे लेवल पर, बॉडी के लेवल पर वहां पर जनरेट होती है दोस्तों। इसीलिए जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की दोस्तों, तो हम लोगों को यहां पर प्रूवन के साथ करना पड़ेगा दोस्तों। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हमारा डेली का, भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना वातावरण बैलेंस करके रखते हैं, लेकिन कुछ कमियों के कारण, मान लो हेरिडिटी, माँ बाप को है तो उसको भी हो गया, या किसी परिवार में उसके यहाँ है उसको भी हो गया, यानी वो भी अगर कुछ हद तक अपने बैलेंस को वो समझता है कि मैं बहुत अच्छे से डाइट को बैलेंस कर रहा हूँ, समय को बैलेंस कर रहा हूँ, लेकिन खूब खाना खूब सोना, ठीक है, तो वहां पर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डेवलप होता है और यही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डायबिटीज का मेन प्रोटोकॉल के रूप में हमारे सामने आता है दोस्तों। तो जब हम इस प्रकार की कंडीशन को हम लोग डायग्नोस करते हैं दोस्तों, तो हम लोगों को पूरा, मैंने आपको बताया है कि क्यों मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, पूरा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। दूसरी बात, अगर हम लोग इसको समझें कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर किस लेवल पर, वीडियो बंद करिए अमुथा जी क्या नाम है, सारे लोग, प्रेमवीर सर आपको भी अलग से नहीं बोलूंगा मैं, बार बार अच्छा नहीं लगता। परमिंदर जी वीडियो बंद कीजिए आप। पीताम्बर जी, केडी पीताम्बर जी बंद कीजिए वीडियो, मुझे समझ में ही नहीं आता, आप लोगों सबको अलग से थोड़ी बोलूंगा मैं रिमूव कर दूंगा, कोई मतलब नहीं है सर। जब हम लोग डेली की बात करते हैं रूटीन की दोस्तों, तो हम लोगों को बहुत सारे टिपिकल पॉइंट्स पता नहीं होते हैं दोस्तों। वो टिपिकल पॉइंट्स हम लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। यानी कि अगर हम बात करें ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन की क्रिया के दोस्तों, तो ग्लूकोज या शुगर कंटेंट 3 सोर्सेस में हमारी बॉडी में प्रवेश करता है दोस्तों। यानी 3 जगह होती है जहां से हमारी बॉडी में प्रवेश करता है। पहला गट, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है दोस्तों, फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट रहते हैं के माध्यम से, जैसे ग्रेन्स, अनाज हुआ, फ्रूट्स हुआ, फल हुआ, मिल्क हुआ, दूध हुआ, स्वीट्स हुए, इन सब के माध्यम से दोस्तों हमारी बॉडी में शुगर कंटेंट आता है। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज के रूप में दोस्तों। कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज मतलब वहां पर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट 3 रूपों में आता है, पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ये 3 रूपों में आता है दोस्तों। ये हमारे लीवर में डाइजेशन के प्रोसेस के माध्यम से टूटकर लीवर में स्टोर होता है दोस्तों, और लीवर में स्टोर होने के कारण जब कभी भी हमको इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है, यही ग्लाइकोजन टूटकर दोस्तों ग्लूकोज के रूप में हमको एनर्जी देता है। इसीलिए ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होकर लीवर में और लीवर के साथ मसल्स में दोस्तों 2 जगह स्टोर होता है, जिनका प्रयोग जरूरत पड़ने पे, जब हम लोग फास्टिंग करते हैं, उपवास रखते हैं दोस्तों, उस दौरान हम लोगों को ये कंडीशन देखने को मिलती है दोस्तों। तीसरा, जब लीवर में ग्लूकोज का न्यू सिंथेसिस होता है दोस्तों, यानी ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है, ये 3 कंटेंट होते हैं दोस्तों, जिनके कारण से हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज का मेंटेनेंस होता है दोस्तों। जितना ग्लूकोज ब्लड में प्रवेश करता है दोस्तों, उतनी मात्रा में ब्लड से ग्लूकोज का रिमूव भी होता है दोस्तों। यानी कि जितनी मात्रा में ब्लड ग्लूकोज हमारे शरीर में काम के लिए, एनर्जी के लिए उपयोग आ रहा है, उतनी ही मात्रा में शरीर से बाहर भी जाता है दोस्तों। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को देखा जाएगा, तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल इसी बात पर डिपेंड करता है दोस्तों। जो ब्लड ग्लूकोज मतलब ब्लड में प्रवेश करता है, उसके उपयोग के लिए इंसुलिन नामक हार्मोन की बहुत आवश्यकता होती है दोस्तों। इसीलिए ब्लड में ग्लूकोज की बढ़ती हुई मात्रा को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों, पेनक्रियास की आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन का वहां पर तुरंत सिक्रेशन होता है, जो बॉडी की सेल्स में ग्लूकोज के प्रवेश करने को सुनिश्चित करता है दोस्तों। जहां पर ये ग्लूकोज एनर्जी में बदलकर कन्वर्ट होता है, और यही एनर्जी हमारे लिए, एनर्जी यानी हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। लेकिन इस मैकेनिज्म को बिगाड़ते कौन है? डायबिटीज होने का कारण क्या है दोस्तों? डायबिटीज होने के बहुत सारे कारण है दोस्तों। जो फैक्टर्स हम लोगों को बॉडी में पॉइजनिंग के स्टेट डेवलप करते हैं दोस्तों, और यही पॉइजनिंग के स्टेट डायबिटीज के लिए हमारे खुद के पांव पे कुल्हाड़ी मारने का काम हम खुद करते हैं दोस्तों। कैसे? कीपिंग अवे टिल लेट। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आजकल देखेंगे, चल यार पिक्चर अच्छी आ रही, देखते हैं हम लोग लंबे समय तक, तो क्या होता है दोस्तों, 2-3 बज जाती है हम लोगों को। कुछ काम हम लोग रात में करते हैं, और रात में जब लोग जागते हैं दोस्तों, तो आप सोचिए कि जितने भी एंटीबॉडीज बनती है दोस्तों, वो एंटीबॉडीज नाइट में बनती है, ये रात्रिकालीन बनती है दोस्तों। और जितनी कम क्वांटिटी में एंटीबॉडीज आपके शरीर में बनेगी, उतनी आपकी इम्यूनिटी पावर कम होगी दोस्तों। और यही कारण है डायबिटीज डेवलप होने का, कि आप लोग
लगातार जितने भी पेशेंट आते हैं उनको ऑब्जर्व कीजिएगा, उनसे पूछिएगा, वो नाइट में ज्यादा लंबे समय तक जगते हैं दोस्तों। और जो लोग प्रॉपर 6 से 7 घंटे की नींद नहीं लेता, उन लोगों में बहुत कॉमन रूप से दोस्तों ये एक मात्र बहुत बड़ा कारण होता है कि जो आते समय में उनकी इम्यूनिटी पावर को लो करता है दोस्तों। और यही इम्यूनिटी पावर उनमें डायबिटीज जैसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को डेवलप करने में बहुत मदद करता है दोस्तों। नाइट वॉचिंग करना, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नाइट में ड्यूटी करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को उल्लू बनाकर कंप्यूटर में या फिर मोबाइल पर रात में देर तक गेम खेलते हैं, या बहुत सारे लोग मजबूरी में कंप्यूटर पर वर्क करते हैं दोस्तों। तो आपको ये समझना चाहिए दोस्तों कि अगर यहाँ पर आप ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो ब्रेन अगर आपकी बॉडी के साथ इन्वॉल्व हो गया दोस्तों, तो आप मान के चलिए किडनी से बनने वाला, ये सबसे बड़ा कारण बता रहा हूं दोस्तों एनीमिया का, कि अगर हम लोग नाइट वॉचिंग ज्यादा समय तक करते हैं और इसके कारण अगर हमने हमारे ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर लिया, यानी ब्रेन का फंक्शन भी गड़बड़ कर लिया दोस्तों, और जब ब्रेन का कंट्रोल सिस्टम प्रभावित हो गया, तो आप मान के चलिएगा दोस्तों हमारे किडनी में जो इरिथ्रोपोइटिन एंजाइम बनता है दोस्तों, जो हार्मोन बनता है, उसका बनना कम हो जाएगा। और जब वो बनना कम हो जाएगा दोस्तों, तो आरबीसी कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी में बनने लगेगा। और जब आरबीसी कम क्वांटिटी में बनेगा दोस्तों, तो आपको पता है हीमोग्लोबिन, यानी कि हमारी बॉडी में जितना भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस है दोस्तों, इस हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ये न्यूट्रिशन पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब आरबीसी आपकी बॉडी में कम बन रही है, हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में कम बन रहा है, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कम ट्रांसपोर्ट होगी दोस्तों, और जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, तो आप सोचिए कि आपकी बॉडी में ग्रोथ करने के लिए एनर्जी मिलेगी क्या? वही चीज शुरू हो गई, फिर से इंप्योरिटीज डेवलप हो गई। यही चीज हम लोगों को टिपिकली हर जगह आपको इंप्योरिटी या इंटरकनेक्शन ढूंढना है दोस्तों। यही कारण है कि ज्यादातर लोगों को आजकल एनीमिया देखने को मिलता है दोस्तों। इसीलिए आपको ये समझना है दोस्तों, क्योंकि किडनी हार्मोन कम बना पाएगी, और कम बना पाएगी तो वहां डेफिनेटली इरिथ्रोपोइटिन के कारण बोन मेरो को स्टिमुलेशन नहीं होगा। बोन मेरो को स्टिमुलेशन नहीं होगा तो आरबीसी का प्रोडक्शन न के बराबर होगा दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज आजकल का क्या है, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखने को मिलता है दोस्तों, सब चीज अपनी जगह है, लेकिन सुबह जल्दी उठ जाते हैं, और जल्दी उठने के बाद में दोस्तों हर काम जल्दी जल्दी में करते हैं दोस्तों, और जल्दी में रात में देर से सोए, 2 बजे 3 बजे सोए, सुबह 5 बजे उठ गए, 2 से 3-4 घंटे का भी रेस्ट नहीं मिला ब्रेन को दोस्तों, आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिला, और फिर अपने काम में जल्दी जल्दी अपने काम को जाते हैं दोस्तों। तो कंप्लीट रेस्ट जब बॉडी को नहीं मिल पाता, बार बार इस प्रकार की कंडीशन, यानी आप बॉडी से काम ज्यादा ले रहे हो, लेकिन उसके माइंड को और उसके बॉडी के स्ट्रक्चर को, जो एनिमल डाइट मतलब लगातार एनिमल के रूप में वो करते रहते हैं दोस्तों, मेजर ऑर्गन, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी, हार्ट, ये जो चीजें दोस्तों, पेनक्रियाज, ये लोग लगातार काम करते हैं दोस्तों। और ऐसी कंडीशन में जब आप उनको बार बार डिस्टर्ब करते हो, तो दोस्तों कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा मीठा खाओगे तो अजरण हो जाएगा। वही काम हम लोगों को यहाँ पर क्लिनिकली देखने को मिलता है दोस्तों। स्कीम ऑफ ब्रेकफास्ट दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जल्दीबाजी में हमारा नाश्ता भी प्रॉपर नहीं कर पाते। हम डेली नाश्ता करते हैं, लेकिन कई कारणों से हम लोगों को जल्दी होने के कारण दोस्तों रेगुलर हम हमारी डाइट को मेंटेन नहीं कर पाते, और प्रॉपर हम लोग नाश्ता नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट का एक विशेष चीज होता है कि अगर आप सुबह नाश्ता करते हैं और शुद्ध फल फ्रूट खाते हैं, शुद्ध स्प्राउट वगैरह खाते हैं, सलाद का लेवल करते हैं दोस्तों, तो आप मान के चलिएगा आपका बॉडी फिट रहता है दोस्तों। उसको सुबह सुबह एनर्जी की जरूरत होती है, और यही एनर्जी का लेवल वहां पर होता है। आप लोगों को मैं कल एक चीज बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों को जब हम टेस्ट कराते हैं दोस्तों, तो फास्टिंग ब्लड शुगर ज्यादा मिलता है, यानी मान लो 120 से 130 मिल रहा फास्टिंग ब्लड शुगर, लेकिन पीपीबीएस कराते हैं तो वो 110 ही आता है। नॉर्मल कंडीशन में टैबलेट ले रहे हैं या ट्रीटमेंट ले रहे तो भी बहुत बार ऐसा होता है 170 180 फास्टिंग निकलता है, और पीपीबीएस जब आप कराते हैं तो मात्र 120 130 निकलता है। मैं कल बताऊंगा दोस्तों, उसका कारण यही है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपको ब्रेकफास्ट का भी ध्यान रखना है, जो मैं आपको जब डाइट सेक्शन बताऊंगा तब आपको पूरी चीज वहां पर बताऊंगा दोस्तों। वहां पर हरी टू वर्क स्कूल क्रिएट टेंशन दोस्तों, बहुत बार ऐसी कंडीशन होती है कि हम लोग कंटिन्यू हमारे लेवल पर, हमारे डेली रूटीन के लेवल पर दोस्तों, हमको बहुत दूर ऑफिस में जाना है, जल्दी निकलेंगे हम, तो इस कंडीशन में दोस्तों स्कूल जाना है, बहुत टेंशन है, होमवर्क नहीं करा, वहां जाके करेंगे, ये करा वो करा,
डॉक्टर मतलब टीचर डांटेगी या बॉस डांटेगा, मैंने होमवर्क नहीं करा दोस्तों, तो इस टेंशन या स्ट्रेस में लगातार हमारी बॉडी बहुत ज्यादा दोस्तों नुकसान करती है किडनी के लेवल पर। आप लोगों ने जितने सीनियर डॉक्टर है जो रीनल सिस्टम पढ़ चुके हैं वो ये बहुत अच्छे से समझते हैं कि किडनी के लेवल पर जब वहां पर एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन के लेवल पर दोस्तों या वहां पर पीनियल ग्लैंड के माध्यम से जब स्ट्रेस लेवल को जब वहां पर दोस्तों कंट्रोल किया जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड के लेवल पर, तो स्ट्रेस रिलीविंग जो हार्मोन होता है वहां से सीक्रेट होता है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में जब टेंशन या स्ट्रेस में रहते हैं दोस्तों तो बॉडी उनके प्रभावित होने के कारण दोस्तों जो स्ट्रेस रेगुलेटर हार्मोन होता है उनके लगातार प्रभावित होने के कारण दोस्तों बॉडी को हम बिल्कुल सही वर्क नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी सही वर्क नहीं कर पाएगी और डेफिनेटली दोस्तों इम्बैलेंस को डेवलप करेगी। और जब हमारी बॉडी में इस प्रकार का टेंशन या इम्बैलेंस डेवलप होता है दोस्तों, आप मान के चलिएगा ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हमारी बॉडी में डेवलप करता है दोस्तों। यहां पर आजकल एक बहुत बड़ी चीज भी आ गई है, जंक फूड को याद कर लीजिए दोस्तों। तो जंक फूड जो होता है दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती है जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करने का काम करती है दोस्तों। तो जंक फूड जैसी जो कंडीशंस होती है दोस्तों, ये वहां पर मेटाबॉलिज्म को डाउन करने का काम करती है दोस्तों, यानी मेटाबॉलिज्म को स्लो करने का काम करती है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों वहां पर शरीर के लिए दोस्तों डिसीज को डेवलप करती है और यही कारण है दोस्तों कि हमारे इरेगुलर डेली आउटपुट को दोस्तों यानी ब्लड में जब इंप्योरिटी बढ़ जाती है दोस्तों, जैसे कि पॉल्यूटेड वातावरण के कारण, ज्यादा मात्रा में पॉल्यूटेड सब्सटेंस खाने के कारण दोस्तों, बहुत सारी कंडीशन में हम लोगों ने देखते आ रहे हैं दोस्तों कि हमारे पास शुद्ध मटेरियल आज कहीं भी नहीं रह गया। आप तेल भी खा रहे हो तो पहले से बेहतर शुद्ध तेल, सरसों का तेल, ठीक है। तो ये चीजें जो होती है बहुत मायने रखती है दोस्तों। आजकल जितनी भी चीजें आ रही है सब पॉल्यूटेड चीजें आ रही है, सब मिक्स चीजें आ रही है दोस्तों, और मिक्स चीजें आने के कारण भी ये सारी कंडीशन हम लोगों को वहां पर देखने को मिलती है दोस्तों। तो ये स्पेशल एक मेरा टॉपिक था मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का दोस्तों। अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं डायबिटीज के लेवल को दोस्तों। जब हम डायबिटीज के लेवल को चलते हैं दोस्तों तो सबसे पहले पेनक्रियास के बारे में बताना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि पेनक्रियास का एंडोक्राइन ग्लैंड का यहाँ पर डायरेक्ट इंटरकनेक्शन होता है दोस्तों, और यही इंटरकनेक्शन यहाँ पर डायरेक्टली दोस्तों हमारी बॉडी में डायबिटीज के लेवल को जनरेट करने में इन्वॉल्व होता है दोस्तों। इसलिए जब हम पेनक्रियास की बात करेंगे दोस्तों तो पेनक्रियास एब्डोमेन यानी कि एब्डोमेन में दोस्तों जब हम स्टमक से नीचे के तरफ उतरते हैं दोस्तों, और जब नीचे की तरफ उतरते हैं तो स्टमक जब वहां पर नीचे की तरफ ड्यूओडेनम राउंड होता है दोस्तों, और ड्यूओडेनम राउंड होता है डायग्रामेटिक देखिए दोस्तों, स्टमक है, स्टमक के नीचे हम जब आते हैं और यहाँ पर ये इस प्रकार का कर्व बनता है दोस्तों जिसको हम डिओडिनम का फर्स्ट पार्ट बोलते हैं, इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। ये जो होता है दोस्तों यहाँ से ये पेनक्रियास शुरू होता है, ये पेनक्रियास का हेड होता है, ये पेनक्रेटिक वेसल्स होती है दोस्तों, ये पेनक्रेटिक डक्ट होती है जिसके माध्यम से डिओडिनम के एम्पुला वेक्टर में दोस्तों ये ओपन होती है। यहाँ से हिपेटिक डक्ट आती है, यहाँ से गाल डक्ट जो कॉमन हिपेटिक डक्ट के माध्यम से दोस्तों ये यहाँ पर जंक्शन करके यहाँ पर ओपन होती है। तो ये जो पेनक्रियास होता है ये यहाँ पर डायरेक्टली अपना हार्मोन्स को डालता रहता है दोस्तों, कंटिन्यू यहाँ पर करता रहता है। तो जब कभी भी दोस्तों अगर पेनक्रियास के लेवल पर हम बात करेंगे तो पेनक्रियास कहां स्टमक होता है? स्टमक के नीचे डिओडिनम के कर्व के रीजन में। और कैसे कनेक्शन होता है ये मैंने आपको बताया दोस्तों। इसके अंदर दो प्रकार के पोर्शन होते हैं दोस्तों। पहला पोर्शन होता है डाइजेस्टिव फंक्शन यानी एक्सोक्राइन पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है इंडोक्राइन पार्ट। यहां पर हमारे लिए महत्व करता है दोस्तों एक्सोक्राइन पार्ट भी डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कराना, और इंडोक्राइन पार्ट जो कि अल्फा बीटा और डेल्टा 3 सेल होती है दोस्तों। इंसुलिन अल्फा बीटा सेल से निकलता है, अल्फा सेल से ग्लूकोगॉन निकलता है, और डेल्टा सेल से वहां पर सोमेटोस्टेटिन निकलता है दोस्तों। तो पेनक्रियास एब्डोमेन यानी पेट में स्टमक और डिओडिनम के पीछे स्थित होता है दोस्तों, और ये मुख्य रूप से दो पार्ट का बना होता है। पहला एसिनी,
एसिनी का पार्ट होता है और दूसरा होता है दोस्तों आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का दोस्तों, यानी एक्सोक्राइन इंडोक्राइन पार्ट दोस्तों। एसिनी पार्ट जो होता है दोस्तों वो पेंक्रियास के मेजर पार्ट का निर्माण करता है, इंडोक्राइन पार्ट तो छोटा सा होता है दोस्तों, जो डाइजेस्टिव जूसेस को पेनक्रेटिक डक्ट के माध्यम से दोस्तों डायरेक्टली यहां पर ड्यूडेनम में डालता है और जो वहां पर स्पेशली डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। ये आइलैंड्स जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती है दोस्तों, ये मैंने डायग्रामेटिक आप लोगों को ग्रुप में डाल दिया है, फाइनल ईयर ग्रुप में, उसको आप सर्च करिएगा और उसको समझिएगा दोस्तों। तो यहां पर जब ये सेल्स होती है दोस्तों तो अल्फा सेल्स जो होती है 25% होती है दोस्तों, जो स्पेशली ग्लूकेगॉन का सिक्रेशन करती है, जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है, उसको बैलेंस करता है दोस्तों। दूसरी सेल होती है बीटा सेल दोस्तों, जो 60% होती है दोस्तों, और ये 60% बीटा सेल जो होती है इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है दोस्तों। और यही इंसुलिन हमारे द्वारा जितने भी कार्बोहाइड्रेट खाया जाता है, इस कार्बोहाइड्रेट को वहां पर एब्जॉर्प्शन कराने का काम करता है सेल के अंदर, और वहां पर पूर्ण रूप से उसका उपयोग करके एनर्जी में उसको कन्वर्ट करने का काम करता है, ये इंसुलिन करता है दोस्तों। तीसरा डेल्टा सेल 10% होती है दोस्तों, और मैक्सिमम सोमेटोस्टेटिन का सिक्रेशन करती है दोस्तों। और इस प्रकार से हम लोगों को यहां पर ये तीनों सेल्स का लेवल हमको समझ में आता है, जो पेंक्रियास से निकलता है, और पेंक्रियास से ये डायबिटिक के पूरे प्रोटोकॉल्स को कंट्रोल करने का, बैलेंस करने का काम करता है। केवल इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दो इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करते हैं, उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। यानी हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज आता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट आता है, तो उसको रूप में पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड जब ये आता है दोस्तों, और सिंपल जब इनका मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होता है, और उस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के रूप में जो ग्लूकोज आता है दोस्तों, उसको रेगुलेट करने का केवल ये दो हार्मोन होते हैं, एक होता है इंसुलिन, एक होता है आपका ग्लूकेगॉन दोस्तों। इन सेल्स में इंटर रिलेशन अर्थात आपसी संबंध होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है दोस्तों, जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन करता रहता है, यानी ये पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, इनके बीच में सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है दोस्तों। और सेल टू सेल कम्युनिकेशन होने के कारण दोस्तों ये स्पेशली डायरेक्ट कंट्रोल करता है दोस्तों, यानी हार्मोन के सिक्रेशन को एक दूसरे हार्मोन वहां पर कंट्रोल करते हैं, जो मैंने आपको बताया। यानी इंसुलिन ग्लूकेगॉन के सिक्रेशन को इनिबिट करने का काम करता है, और सोमेटोस्टेटिन दोनों इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन दोनों हार्मोन के सिक्रेशन को इनिबिट करने का काम करता है दोस्तों, अर्थात उनको बैलेंस करने का काम करता है। ये टिपिकली हम लोगों को पता है दोस्तों। तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का फंक्शन दोनों एक इंपॉर्टेंट कंट्रोल सिस्टम होते हैं दोस्तों, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल के हाई और लो होने को प्रभावित करते हैं दोस्तों, यानी नॉर्मल ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने में मदद करते हैं दोस्तों। मान लीजिए इंसुलिन कम बना तो क्या होगा दोस्तों, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा। अगर मान लो ग्लूकेगॉन कम बना तो ठीक है, इंसुलिन कम बना, ग्लूकेगॉन भी कम बना, तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा या नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, यहां पर हमको यह समझना है दोस्तों, इंसुलिन बनेगा तो ही शुगर का वहां पर कंट्रोल हो पाएगा। अगर इंसुलिन कम बन रहा है तो शुगर बढ़ जाएगी दोस्तों, लेकिन इंसुलिन को ग्लूकेगॉन वहां पर दबा रहा है दोस्तों, यानी ग्लूकेगॉन का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है और एकदम से दोस्तों शुगर डाउन हो रही है, वो हाइपोग्लाइसेमिया में चले जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए जब कभी ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई की तरफ बढ़ता है दोस्तों, इंसुलिन वहां पर पेंक्रियास की आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स के द्वारा दोस्तों सीक्रेट होता है, और वहां पर तुरंत दोस्तों वो ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है दोस्तों, और इंसुलिन सीक्रेट होकर ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल लेवल पर ले आता है दोस्तों। और यदि ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है दोस्तों, तब वहां पर ग्लूकेगॉन का सिक्रेशन होता है और ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाकर नॉर्मल लेवल पर ले आता है दोस्तों। यानी कि ये दोनों हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकेगॉन जब इंसुलिन कम हो रहा है तो वहां पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ग्लूकेगॉन सिक्रेशन होता है और ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाकर नॉर्मल लेवल पर लाने का काम करता है दोस्तों। इसलिए ज्यादातर नॉर्मल कंडीशन में इंसुलिन फीडबैक मैकेनिज्म बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। हमारी बॉडी में बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के लेवल पर, इंडोक्राइन सिस्टम के लेवल पर बहुत अच्छे से समझ में आते हैं दोस्तों। वैसे ही यह भी पेनक्रियास भी, जो इसका इंडोक्राइन पार्ट है दोस्तों, ये भी इंडोक्राइन ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। इसीलिए दोस्तों यहां पर भी नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, जिसके माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंटली यहां पर इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का फंक्शन रेगुलेट होता रहता है दोस्तों। ये उस समय महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों जब बॉडी की जरूरत के अनुसार दोस्तों ज्यादा होने पर, ग्लूकोज की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है दोस्तों, तब जैसे
हमारी बॉडी में अगर मान लो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होकर स्टोर हो चुका है दोस्तों, और जब हम भूखा रहते हैं दोस्तों, या एक्सरसाइज करते हैं, या तनावपूर्ण स्ट्रेसफुल अवस्था में रहते हैं दोस्तों, तब जो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होता है दोस्तों, वो वहां से फिर से ग्लाइकोजन लाइसिस होकर, ग्लाइकोजन लाइसिस मतलब तोड़ना, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में जमा होना, ये ग्लूकोजिनेसिस होता है, इसको ग्लाइकोजन लाइसिस, यानी कि वहां पर उसको तोड़ना दोस्तों, और उस तोड़ने के कारण वहां हमारी बॉडी में एनर्जी का वहां पर सोर्स मिलता है, और एनर्जी का सोर्स मिलने के कारण दोस्तों हम लोग आसानी के साथ उस एनर्जी का उपयोग करके हमारे डेली फंक्शन को कंप्लीट करते हैं दोस्तों। बॉडी में सभी ऑर्गन्स की बात करेंगे दोस्तों, तो ज्यादातर कंडीशन में एनर्जी के सोर्स के लिए ग्लूकोज का ऊपर हम लोग निर्भर होते हैं दोस्तों, ज्यादातर, क्योंकि ये जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो हमको ये बहुत क्रिटिकली समझ में आता है दोस्तों, कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी की जाती है तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, चार चीज हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है, लिपिड्स। सबसे पहला मेटाबॉलिज्म जब भी हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का होता है, दूसरा मेटाबॉलिज्म होता है दोस्तों प्रोटीन का, और सबसे आखिरी में होता है फैट का दोस्तों। यानी हम लोग जो भी खाना खाएंगे सबसे पहले एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है दोस्तों, उसके बाद अगर कम पड़ रहा है तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, और तीसरी बात एनर्जी में फिर आखिरी में फैट का मेटाबॉलिज्म होता है दोस्तों। यही मेन कंडीशंस होती है दोस्तों, जिसके कारण हम लोग डेफिनेटली हमारी बॉडी में ग्लूकोज के मैकेनिज्म को मेंटेन करते हैं दोस्तों। यदि हम तुरंत अगर देखें दोस्तों, ज्यादा मात्रा में यदि आपने हाई कार्बोहाइड्रेट मील लिया है दोस्तों, उसके तुरंत बाद ब्लड में जो ग्लूकोज अब्सॉर्ब होगा दोस्तों, जिसके कारण इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ जाएगा दोस्तों, और इंसुलिन हार्मोन का जब सीक्रेशन बढ़ेगा तो पेंक्रियास की आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल्स के द्वारा ये पूरा प्रोसेस होगा, और जिसके कारण इंसुलिन की उपस्थिति में दोस्तों ग्लूकोज का तेजी से यूज होगा, तेजी से स्टोरेज होगा, तेजी से अपटेक होने लगेगा दोस्तों, अर्थात बॉडी की सभी टिश्यूज के द्वारा, वहां पर विशेष रूप से दोस्तों मसल्स के द्वारा, एडिपोज टिश्यू के द्वारा और लीवर के द्वारा दोस्तों, ये तीन चीज मसल्स, एडिपोज टिश्यूज और लीवर के द्वारा बहुत ही तेजी के साथ वहां पर अपटेक शुरू हो जाएगा। और जब इंसुलिन ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा दोस्तों, आप मान के चलिए सेल में ताला फटाफट खुलेगा, और जब सेल में ताला फटाफट खुल रहा है दोस्तों, मान के चलिए कि ग्लूकोज फटाफट अंदर जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल फटाफट अंदर जाएगा, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी एटीपी के रूप में मिलेगी, और हमारी बॉडी बिल्कुल उत्साह के साथ दोस्तों हमारा डेवलपमेंट, हमारा ग्रोथ यूटिलाइज होगा, उसका पर्याप्त उपयोग होगा दोस्तों, और हमारी बॉडी हेल्दी बनी रहेगी। ये नॉर्मल रूप से हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों। लेकिन हम लोगों को एक एक चीज का पता होना चाहिए कि चलो ठीक है, हम लोग मान लेते हैं मसल्स पे इसका उपयोग ज्यादा हो रहा, एडिपोज टिश्यू पे ज्यादा हो रहा, लीवर में इसका उपयोग ज्यादा हो रहा, लेकिन क्या हो रहा, कैसे हो रहा, बताओ तो सही। तो वही चीज हम लोग देखते हैं दोस्तों। यदि मसल्स पर इंसुलिन का इफेक्ट आप देखेंगे तो आपको ये प्रैक्टिकल करना चाहिए, ताकि जब आप डायबिटीज के पेशेंट को हैंडल करें तो मसल्स के लेवल पर आपको पता होना चाहिए कि जब हम प्रोटोकॉल के रूप में इसमें S5F1WE बिफोर मील दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, व्हाई आर यू यूजिंग S5F1WE, फर्स्ट प्रोटोकॉल ऑफ डायबिटीज इन दैट केसेस दोस्तों। ओके, तो खाना खाने के पश्चात दोस्तों इंसुलिन के सिक्रेशन के कारण मसल्स स्टिमुलेट होती है दोस्तों, और तेजी से ग्लूकोज को लेना प्रारंभ कर देती, क्योंकि दो जगह होती है जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, एक लीवर में, एक मसल्स में दोस्तों। तो यहां पर इंसुलिन के सिक्रेशन के कारण मसल्स स्टिमुलेट होती है दोस्तों, और तेजी से ग्लूकोज को वहां पर लेना शुरू कर देती है। यदि मसल्स वहां पर वर्क करती है या एक्सरसाइज करती है दोस्तों, तो मसल्स ग्लूकोज का उपयोग करके एनर्जी को वहां पर प्रोड्यूस करती है दोस्तों। और यदि मसल्स वर्क और एक्सरसाइज नहीं करती है दोस्तों, तो डाइट में उपस्थित जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होकर मसल्स में स्टोर हो जाता है दोस्तों, जो बाद में जब एक्सरसाइज के दौरान या स्टारवेशन भूखे रहने के दौरान दोस्तों उसका उपयोग एनर्जी के रूप में होता है। यानी ग्लाइकोजन फिर से ग्लाइकोजन लाइसिस होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर फिर से उसका वहां पर एनर्जी के लेवल में उपयोग कर लिया जाता है दोस्तों। इसीलिए ये इंसुलिन मसल्स के लेवल पर भी बहुत ही बढ़िया काम करता है। यही कारण है कि जब इंसुलिन नहीं बनता है दोस्तों, सबसे पहले थकान हम लोगों को मालूम पड़ती है, मसल्स के लेवल पर मालूम पड़ती है। वीकनेस, क्रैम्प्स आना शुरू होते हैं दोस्तों, मसल्स के लेवल पर आना होते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, व्हाई दिस काज हैपन, ये क्यों होता है, ये कारण क्यों होता है, ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। आगे लिखते हैं, ज्यादातर ग्लूकोज खाना खाने के पश्चात दोस्तों तुरंत ही ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होकर ज्यादातर सबसे पहले लीवर में स्टोर हो जाता था दोस्तों, जिसके कारण लीवर में पहले से स्टोर ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में ब्रेकडाउन
रुक जाता है, और जब मानते हैं दोस्तों कि मील के बीच में फूड अवेलेबल नहीं होता है तो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन घट जाता है, तब इंसुलिन सिक्रेशन जो होता है घट जाता है तेजी से, और लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटने लगता है दोस्तों, जो वहां पर एनर्जी के रूप में पुनः ब्लड में रिलीज हो जाता है, और इस प्रकार से ग्लूकोज कंसंट्रेशन वहां पर मेंटेन हो जाता है दोस्तों। अर्थात लो से नॉर्मल में इसी प्रोसेस को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये पूरी प्रोसेस है दोस्तों, यानी हमारी बॉडी में जरूरत से ज्यादा मात्रा में जितना भी ग्लूकोज आएगा दोस्तों, वो ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होकर स्पेशली मसल्स पर और लीवर में स्टोर हो जाएगा। इसलिए लीवर से ग्लाइकोजन का ब्रेकअप टूट जाएगा, रुक जाएगा दोस्तों, और जब उसकी जरूरत होगी तभी वहां पर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर फिर से ब्लड सर्कुलेशन में आएगा, फिर से हमको लगातार वहां पर उसकी नॉर्मल तरीके से दोस्तों प्रोसेस के रूप में हम लोगों को वहां पर लगातार एनर्जी मिलती रहेगी दोस्तों। तो इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस के नाम से जानते हैं दोस्तों। इंसुलिन ही दोस्तों ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इनहिबिट करता है दोस्तों, यानी इंसुलिन लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए आवश्यक एंजाइम की एक्टिविटी को कम करके एमिनो एसिड्स और अन्य प्रिकर्सर्स के द्वारा दोस्तों लीवर में ग्लूकोज के प्रोडक्शन को भी इनहिबिट करता है दोस्तों। यानी कि यहां पर जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है दोस्तों, ये मेन काम होता है लीवर में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर वहां पर जमा होना दोस्तों। यानी इस कंडीशन को दोस्तों एमिनो एसिड्स और अन्य प्रिकर्सर के द्वारा दोस्तों लीवर में ग्लूकोज के प्रोडक्शन को भी रोकने का काम करता है, यानी कि ग्लाइकोजन के रूप में ही आप कन्वर्ट अभी होकर स्टोर रहो, अभी आपकी जरूरत नहीं है, ये पूरा काम यहां पर इंसुलिन करता है दोस्तों, एमिनो एसिड्स के माध्यम से हेल्प लेकर दोस्तों। ये पूरे प्रोटोकॉल्स हम लोगों को समझ में आते हैं दोस्तों। यही लेवल होता है जिसको हमको समझना है, और यही वो लेवल होता है जिस लेवल पर हम लोगों को डायबिटीज पे वर्क करना है। तो ये पूरा चीज हमको याद होना चाहिए। एक थोड़ा सा और है दोस्तों 2 मिनट का, अगर हम बॉडी के अन्य ऑर्गन पर भी इंसुलिन का इफेक्ट देखें तो और अच्छे से हमको समझ में आता है दोस्तों। इंसुलिन ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट और उसके यूजेस को बॉडी के अन्य सेल में बढ़ा देता है दोस्तों, केवल ब्रेन सेल को छोड़कर। केवल ब्रेन सेल को छोड़कर, याद रखिएगा दोस्तों, आप ब्रेन सेल को छोड़कर बॉडी की तमाम सेल में दोस्तों ये इंसुलिन ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देता है, यानी ताला और चाबी वाला खेल दोस्तों। केवल ब्रेन सेल को छोड़कर उसी प्रकार से मसल सेल में ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट और उसके यूजेस को भी प्रभावित करता है दोस्तों। यानी मसल्स के लेवल पर भी इंसुलिन का रोल हमको देखने को मिलता है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट कराकर मसल्स में डिपॉजिट करता है। और जब भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है और हम एक्सरसाइज करते हैं, उस दौरान ये ग्लाइकोजन मसल से टूटकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और मसल्स को वहां पर लोकल में एनर्जी प्रदान करता है दोस्तों, जो यहां पर बैलेंस बनाता है दोस्तों। इसीलिए ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट फैट सेल्स में फैट के सिंथेसिस को प्रमोट करता है दोस्तों। यानी ग्लूकोज जब फैट सेल्स में जाता है तो फैट के सिंथेसिस को प्रमोट करता है दोस्तों, उसको बढ़ा देता है। इसीलिए इस इनडायरेक्ट वे के कारण इंसुलिन अन सेल में फैट के डिपोजिशन को प्रमोट करने का काम करता है दोस्तों। ये एक कारण मैं बता रहा हूं कि ओबेसिटी जब डेवलप होती है डायबिटीज के लेवल पर दोस्तों, हाइपरटेंशन के लेवल पर, तो वो भी एक कारण होता है दोस्तों। जो ओबेसिटी डेवलप होती है वो हमेशा इंसुलिन के कारण वहां पर देखने को मिलती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट फैट सेल्स में फैट्स के सिंथेसिस को प्रमोट करता है, यानी फैट सेल के अंदर फैट को बनाने में मदद करता है। और जब ये मदद करेगा इंसुलिन, तो इसीलिए इंसुलिन इस इनडायरेक्ट वे के कारण इंसुलिन इन सेल में फैट के डिपोजिशन को प्रमोट करता है। और यही कारण होता है दोस्तों, ज्यादातर डायबिटिक लोग थुलथुले हो जाते हैं, फैटी हो जाते हैं, और ये हम लोग तमाम प्रोटोकॉल्स के लेवल पर हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का पूरा प्रोटोकॉल। अगर आपको आज से रिलेटेड जितनी भी काम पूछना है दोस्तों, चीजें आप पूछ सकते हो, बाकी का हम लोग कल शुरू करेंगे। सर नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते सर। ये 450 शुगर हो किसी की, मान लो जी, शुगर बढ़ी हुई हो किसी की जी, तो उसमें उसकी वजह से ऑप्टिक आई पे इफेक्ट पड़ा हो, तो दोनों का ट्रीटमेंट करेंगे या पहले शुगर का करें फिर ऑप्टिक आई की वजह से आई में दिक्कत तब करें? सर गौरव सर थोड़ा सा वेट करिए आप, 7 डेज में मैं आपको मतलब डायबिटोलॉजिस्ट मैंने लिखा था, एक शब्द मिटा दिया। वी आर प्रमोटिंग सम डायबिटोलॉजिस्ट इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था यहाँ पर कि 7 दिन के इस सेमिनार के बाद आप मुझे बताइए, जो मेरा 1 घंटे का मैंने आपको लेक्चर दिया है उससे आप कितना सेटिस्फाई हैं? नहीं सर, बहुत अच्छा था आज, बहुत अच्छा लगा।
ठीक है, काफी कुछ सीखने को मिला। ये आपने मेटाबॉलिक जितने भी डिसऑर्डर है, हाइपरटेंशन हुआ, कार्डियक फेलियर हुआ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये हाँ जी सारा हाँ जी सीख लिया आपने। और इसके लेवल हाँ पर जी जब आगे आप देखोगे ना हाँ जी। सर, तो मैक्सिमम हाँ जी। में मैं आपको पूरा इनका पूरा फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड पूरा आपको क्लियर करूंगा। सर आज बहुत अच्छा क्लियर हुआ है काफी, तो बहुत अच्छा नमस्कार लगा। सर। थैंक यू सर। नमस्ते सर नमस्ते सर, मैं आनंद बात कर रहा हूँ सर। जी। सर ये आप बोले ना सर स्टार्टिंग में, एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके बोलिए। जी जी सर स्टार्टिंग में बोला डायबिटिक को इन टाइम में फूड लेना बोला सर। जी फॉर एग्जांपल सर, इन टाइम में अगर भूख नहीं है तो वो भी डिसऑर्डर्स को चले जाए ना सर, मेटाबॉलिक में चेंज आ जाएगा ना सर। बिल्कुल 100% नहीं आएगा है सर, तो काय बिल्कुल 100% आएगा सर। आप भूख हो या ना हो, जब आपका फिक्स रेशियो है तो आप फल फ्रूट का नाश्ता जरूर करिए मॉर्निंग में। मैं जब आपको कल सबसे पहला चैप्टर यही लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर। सर मैं आनंद बात कर रहा हूँ चेन्नई तमिलनाडु से। जी आपकी क्लास तो बहुत बढ़िया है सर। आज मैं 4 साल में जो नहीं सीखा आज सीखा सर आपसे। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार सर। सर जी। मसल स्टिमुलेंट के लिए सर S5F1WE बिफोर फूड दो लेना सर, कौन सा डाइल्यूशन में सर? D4 में? सारा प्रोटोकॉल आपको 7 डे पे मिलेगा, आप केवल नोट डाउन करते जाइए। सिर्फ आज के लेक्चर के बारे आप में या तो पूछे मुझे ये मैडम। बता दीजिए व्हाई आर आई एम सिलेक्टिंग S5F1WE। मसल स्टिमुलेटिंग। बिल्कुल नहीं, ये तो मसल का रेमेडी है एक चीज सर मैं मेटाबॉलिज्म नर्वस लीवर सर मेटाबॉलिज्म और नर्वस के कारण आप S5 और F1 चूज कर रहे हैं सर। बिल्कुल नहीं सर, लीवर का लीवर का प्रोटोकॉल बिल्कुल करेक्ट है। जिसने बोला लीवर के लिए बिल्कुल करेक्ट, लीवर के लिए बिल्कुल रेमेडी है सर लीवर का मेडिसिन हुआ ना सर। सर S5 तो मेटाबॉलिज्म माने लिवर ना सर। बिल्कुल 100% आप लोगों ने सही बोला। स्टमक से लगाकर आप देख लीजिएगा, मैं उसको बताऊंगा क्यों सिलेक्ट, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट आपको इंडिकेशन देते जा रहा हूं, आप उसको नोट डाउन करते जाइए। लास्ट में जब हम लोग पढ़ेंगे कब आपको S5F1W देना है, हर केस में नहीं देना, याद रखिएगा। मैं आपको नमस्कार सर। किस लेवल पर हम सिलेक्शन करें। जी सर मैं जैसे आपने बताया किडनी 1 mg तक। हेलो एक्सक्यूज मी सर। कि जैसे mg तक ही 150 mg तक ही इधर या पैसे सर वॉल्यूम नहीं क्लियर आ रहा आपका, मुझे समझ में नहीं आया। नमस्कार सर। सर वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन सर, थैंक यू चरण जी, बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच। सर मैं नमस्ते सर। मसल्स में जो क्रैम्प्स आते हैं यही कारण है ना सर, आपने जो बताया अभी आपने जो मसल्स लेवल में हेलो, डायबिटिक पेशेंट को सर मसल्स में जो क्रैम्प्स आते हैं यही कारण है ना? बिल्कुल यही कारण है सर। क्लास बहुत बढ़िया रही सर, बहुत बढ़िया रही क्लास। बहुत अच्छी क्लास रही सर आज। जी थैंक यू। नमस्कार जी नमस्ते सर। थैंक यू सर। आज की जो क्लास है सर इतनी बहुत अच्छी जो लेक्चर रही है, जी क्योंकि सर ये सिर्फ डायबिटिक के लेवल पे नहीं है सर, ये पूरी हमारी हर डिसीज के लेवल पे आपने जो मेटाबॉलिक को इतनी अच्छे तरीके से जो समझाया है, जो हर डिसीज के लेवल पे हम इस पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और सर आगे एग्री विथ यू सर, बिकॉज हमारा जो प्रिंसिपल है सर, वही प्रिंसिपल है डायबिटिक को कवर कर रहा है। वाइटेशन लिम्फ एंड ब्लड इज द, हम केवल ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करने पर भरोसा करें, हमारा डायबिटीज ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा सर। 100% चैलेंज है मेरा। एक्सक्यूज मी सर। जी जी हाँ सर जी सर एक एक बोलिए सर। वर्मा सर की कृपा हुई है। जी बोलिए। चेन रिएक्शन है सर, देखा जाए तो कि पैनक्रियाटिक लेवल पे अल्फा बीटा गामा जो सेल्स है जी, और इसका जो लिवर से जो कनेक्टेड है डाइजेस्टिव सिस्टम से, सारा एक डिफिशियंसी आने से दूसरा पे इफेक्ट पड़ता है सर। बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है, 100% पड़ता है सर, इंटरकनेक्शन है उनका। हाँ सर। सर ये जो लीवर जो ग्लाइकोजेनेसिस करता है, एक्सेस शुगर को ग्लाइकोजन के रूप में उसको स्टोर करता है, तो इसलिए हम S5F1W दे रहे हैं कि उसको स्टिमुलेट करे लीवर को, लीवर जैसे ठीक से ग्लाइकोजेनेसिस कर पाए और एक्सेस शुगर ब्लड में नहीं रहे। ठीक है सर? आप अभी समझे ही नहीं सर, आप फिर से एक बार ऑडियो सुनिएगा और इसी क्वेश्चन का कल जवाब दीजिएगा मुझे आप। हाँ सर मेरा एक हेलो 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 का लेवल मेंबर,
सुनो, आज का हेलो हेलो सर, एक मिनट जी, आज का ऑडियो और वीडियो कल भेज देंगे सभी ग्रुप में जी, फिर इसके बाद आपको जो भी ठीक लगे ना वो पूछ लेना, आपको पूरी चित्र मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल जी सर थैंक यू वेरी मच सर, नाइस एक्सप्लेनेशन सर, मनीष सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। महबूब सर, थैंक यू वेरी मच। ओम साईराम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, सुपर थैंक यू सर, सर। इसमें थैंक यू वेरी मच सर। वर्मा सर और जैन सर के भी बहुत मेहरबानी हो गई सर 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 अरे मैंने रणजीत जी, आज नहीं ऐसी तक कोई बात नहीं। हेलो 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 सब मेंबर सुने, जी। मैंने बहुत अच्छी आज क्लास तक रही। ऐसा बहुत धन्यवाद। लेक्चर डायबिटीज का प्रारंभिक नहीं सुना शुरुआत से, तो इसको ध्यान में रखिएगा और अपने साथियों को बताइएगा कि ग्रुप ज्वाइन करो, बहुत अच्छा फायदा होगा। ठीक है, ओके बाय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मनीष सर, थैंक यू मनीष सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत सर। अच्छी थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर।